कली इस बाग की कुछ खून पीकर खिली है। नींव में गड़े हैं दीवारों में जड़े हैं, नींव में गड़े हैं दीवारों में जड़े हैं, हमारे महल ये शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़रा हटके में। मैं आपके साथ हूँ सुजीत कुमार और जिस शख्स को आपने अभी देखा वो अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की सुपुत्री थी। देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन जिन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ तो न्यौछावर कर दिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला। आज उन्हीं में से एक वीर क्रांतिकारी की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और मौत के नज़दीक पहुँच गए पर जीवित रहे, मगर उन्हें मौत मिली आज़ाद भारत में अपमान और तिरस्कार के रूप में। ये कहानी है क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की। कुछ याद उन्हें भी कर लो। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों के साथ एक 19 साल का नवयुवक सेंट्रल असेंबली में, जो आज संसद भवन है, वहाँ बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत की ज़मीन हिला देता है। भागने का पूरा मौका मिला था, लेकिन क्रांतिकारियों ने पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि ये विद्रोह की आवाज़ हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहते थे। फिर मामले की सुनवाई शुरू हुई। भगत सिंह को फांसी मिली और बटुकेश्वर दत्त को मिली सजाए काला पानी। बटुकेश्वर बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि मातृभूमि ने उन्हें शहीद होने का मौका नहीं दिया था और उन्हें इस बात की ग्लानि थी। बटुकेश्वर दत्त से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने भगत सिंह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वतन के लिए शहीद होना ज़्यादा गर्व की बात है। आप सब बहुत खुशनसीब हैं भगत भाई, जो मातृभूमि ने आपको अपने लिए चुना है। मैं शायद इतना भाग्यवान नहीं, या फिर मातृभूमि की सेवा में कुछ कमी रह गई। भगत सिंह अपने मित्र बटुकेश्वर का ऐसा पत्र पाकर थोड़े भावुक हो गए और जवाब में भगत सिंह ने उनके पत्र का जो जवाब दिया, उस पत्र की पूरी दास्तां आप सुनिए दत्त बाबू की इकलौती बेटी से। पिताजी कहा करते थे, भगत सिंह फांसी के पहले उन्हें कहे थे, क्रांतिकारी केवल मरना नहीं जानते, बल्कि तुम जीकर दुनिया को ये दिखा दो कि क्रांतिकारी जीते जी सारे कष्टों को और मुसीबतों का झेलना भी कर सकते हैं। भगत सिंह तो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को यह सौभाग्य नहीं मिल पाया। अंडमान के सेलुलर जेल में काला पानी की सजा के दौरान अंग्रेजों के जुल्मों को सहते रहे। अमानवीय अत्याचारों के विरोध में 2 बार भूख हड़ताल भी की। नतीजा उन्हें टीबी की गंभीर बीमारी हो गई। सेलुलर जेल में वो 1936 तक नरक की जिंदगी व्यतीत करते रहे। फिर 1936 में राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से उन्हें पटना के बांकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जहाँ अगले साल वो रिहा कर दिए गए। अब एक तरफ टीबी की बीमारी और तमाम साथियों की शहादत से उपजा अकेलापन था, तो दूसरी ओर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब से जूझते हुए दत्त बाबू कहाँ रुकने वाले थे और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में उन्हें जेल से फिर से रिहाई मिली। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, लोग खुशियां मना रहे थे, नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। वहीं बटुकेश्वर दत्त के हिस्से में ये जिंदगी और आज़ादी अपमान के कुछ पन्ने जोड़ने की तैयारी कर रहा था। आज़ाद भारत का सूरज देखने के लिए वो जिंदा रहे, लेकिन देश की व्यवस्था एक वीर क्रांतिकारी को भुला चुका था। खुद सुनिए ये दास्तां उनकी सुपुत्री की जुबानी। यही हमने देखा पिताजी के काले पानी और अन्य जेलों की सजा काटते हुए। उनके 14 साल हो गए, जहां वो निरंतर पुलिस के कटों एवं निर्मम अत्याचार करते रहे। आजाद भारत में भी उन्हें ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला एवं अपने परिवार चलाने के लिए कष्ट झेलना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। चारों तरफ जश्न का माहौल था। बटुकेश्वर दत्त और उनके साथियों की कुर्बानी का हिसाब आज हो गया था। दत्त बाबू ने नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद घर चलाने की बारी आई। बटुकेश्वर दत्त 14 साल की उम्र में भगत सिंह के संगठन में शामिल हो गए थे और 19 साल की आयु में काला पानी की सज़ा काट रहे थे। देश की आज़ादी के धुन के अलावा उन्हें कोई हुनर उन्होंने सीखा ही नहीं था। जब सोचने समझने की उम्र हुई तो उस वक्त देश से बड़ा उन्हें कुछ दिखा नहीं था।
जहां लोग आज़ादी के बाद मंत्री अफसर न जाने क्या क्या इनाम ले रहे थे, वहीं आज़ाद भारत में इन्हें सिगरेट कंपनी में एजेंट का काम मिला। वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल सका। इन्हें अपने परिवार के पेट पालने की समस्या आ रही थी। ये पटना की सड़कों पर बिस्किट और डबल रोटी बेचा करते थे। एक क्रांतिकारी जैसे तैसे जीवन यापन की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कभी किसी के पास अपने क्रांतिकारी होने की वजह बताकर मदद की गुहार नहीं लगाई। इसे कहते हैं क्रांतिकारी का आत्मसम्मान। बटुकेश्वर दत्त जैसा वीर, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाला सिपाही अब गाइड बन गया था और लोगों को पटना के ऐतिहासिक जगहों पर घुमाता और पैसे कमाता था। लेकिन किसी के सामने इस व्यक्ति ने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन ये काम भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या घटने लगी। तब इन्हें पता चला कि पटना में बस चलाने के लिए परमिट दिए जाने वाले हैं। दत्त बाबू पटना कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने इनके स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांग लिया। बिना प्रमाण पत्र के स्वतंत्रता सेनानी मानने से ही इनकार कर दिया। दत्त बाबू निराश हो गए। अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे बटुकेश्वर दत्त 1964 में बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमनलाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद की बात है, जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी तक लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वो आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया और आज़ाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा और पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले। पंजाब सरकार ने तत्काल 1000 रुपये का चेक बिहार सरकार को भेजा। मुख्यमंत्री केवी सहाय से कहा कि अगर बिहार सरकार दत्त बाबू का इलाज करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें चंडीगढ़ या दिल्ली भेज दीजिए। पंजाब सरकार इनका इलाज करवा देगी, इनके पूरे इलाज का खर्च उठा लेगी। बिहार सरकार की नींद फिर भी नहीं खुली जब तक बटुकेश्वर दत्त मरणासन्न नहीं हो गए। जब स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई तब उन्हें दिल्ली भेजा गया और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या कहा था, सुनिए उनकी पुत्री की जुबानी। जिस दिन बीमारी की अवस्था में पिताजी को पटना से एम्स में भर्ती कराने के लिए दिल्ली लाया गया, स्टेशन पर उनकी कही हुई बातें मुझे उस दिन भी झकझोर दी थी। उन्होंने कहा था, मुझे स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि मैं यहाँ उसी दिल्ली में जहाँ मैंने दम फेंका था एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर बांध कर लाया जाऊंगा। अब उन्हें कौन बताता कि दत्त बाबू अपाहिज आप नहीं, अपाहिज यहाँ की व्यवस्था है जिसने जीते जी एक क्रांतिकारी की ऐसी दुर्गति होने दी। इन सब बातों का पता जब भगत सिंह की मां को चला तो पंजाब से सीधे सफदरजंग अस्पताल बटुकेश्वर से मिलने पहुंची। यहाँ एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता चलूं। जब कोर्ट ने भगत सिंह को फांसी दे दी थी तो उनकी मां अपने बेटे से मिलने जा पहुंची। मां का हृदय गर्व से ऊंचा था, गला भर्राया हुआ। भावुक होकर मां ने कहा, अब मेरा भगत सिंह मेरे से दूर चला जाएगा, जहाँ शायद इस माँ की ममता भी ना पहुँच पाए। इस पर भगत सिंह का जवाब था, माँ, भगत सिंह कहीं भी चला जाए लेकिन भगत सिंह की आत्मा सदैव बटुकेश्वर में मौजूद रहेगी। जब भी अपनी ममता भगत पर लुटाने का जी करे तो बटुकेश्वर में भगत सिंह को देख लेना। कुछ याद उन्हें भी कर लो। सोचिए उस भगत सिंह की आत्मा यानी बटुकेश्वर दत्त को हम भूल गए। भगत सिंह की माँ अपने बटुकेश्वर के इलाज के लिए जी जान लगा चुकी थी, घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया था। उनको नागरिक अभिनंदन में मिले करीब 3300 रुपये अस्पताल में लगा दिए। लगातार बटुकेश्वर दत्त के परिवार के साथ वो भी सेवा में लगी रही। बटुकेश्वर की हालत और बिगड़ती चली गई। पीठ में असहनीय दर्द के इलाज के लिए किए जाने वाले कोबाल्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था केवल एम्स में थी, लेकिन वहाँ भी कमरा मिलने में देरी हुई। बाद में पता चला दत्त बाबू को कैंसर है और उनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष बचे हैं। भीषण वेदना झेल रहे दत्त बाबू के चेहरे पर शिकन भी नहीं आती थी। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जब दत्त बाबू से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पूछ लिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो जो भी हो आप मांग लीजिए।
छलछलाई आँखें और फीकी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। ऐसे थे हमारे वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त। अब आगे की कहानी आप उनकी सुपुत्री की जुबानी सुनिए। 53 साल पहले की वो रात्रि शेष और 20 जुलाई की सुबह एक क्षण के लिए मुझे लगा कि समय कहीं ठहर गया, रुक सा गया है, स्तब्ध हो गया। पिछले 3 दिनों से बेहोशी में थे पिता बटुकेश्वर दत्त, स्वाधीनता संग्राम के वीर नायक, भगत सिंह के सहनायक, असेंबली बम कांड के महानायक, क्रांति की लहरों को पूरे देश में दूर दूर फैलाने वाले सक्षम एक 18 साल के युवक की 20 जुलाई 1:55 में स्तब्धता हो गई 55 साल की उम्र में। मानो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर निष्पलक दृष्टि से पिताजी के शरीर को देख रही थी। क्या यही वो नौजवान है जिसने आजादी के पहले और आजादी के बाद भी निरंतर कष्ट झेलते रहे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों में बड़े प्यार से दत्त का नाम लिया जाता था। पार्टी ने उन्हें भगत सिंह के साथ सांसद ने बम फेंकने भेजा था, तो इसके पीछे उनका व्यक्तित्व था। पार्टी को भरोसा था कि गिरफ्तारी देने के बाद ये अदालत और जेल के भीतर लड़ी जाने वाली लड़ाई भगत सिंह के साथ ठीक ढंग से लड़ पाएंगे। इस क्रांतिकारी परीक्षा में पिताजी एकदम खरे निकले। मैं पिताजी के पैरों के पास बैठे बैठे इन्हीं सारी बातों में खो गई थी। मुझे नहीं एहसास था कि पिताजी अब नहीं रहे। मुझे गर्व है कि मुझे उनके पैरों के पास बैठकर उनका आशीर्वाद लेने का मौका मुझे मिला था। 19 जुलाई की रात मेरी माँ साथ में थी और माता विद्यावती देवी भगत सिंह की माँ सारी रात बटू के सिर पर हाथ धरे बैठी रही। मैं नहीं भूल सकती उनकी आंखों में वो प्यार, वो वात्सल्य और बटू को खोने का दर्द, वो व्यथा। सुबह होते ही खबर फैल गई, पिताजी के पार्थिव शरीर को दिल्ली के टाउन हॉल में रखा गया और वहीं पहुंचकर कतार में लोग फूल माला चढ़ाने आए। पूरी दिन लाइन लगा रहा और रात को स्पेशल ट्रेन से उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर हुसैनीवाला, जो क्रांति वीरों का तीर्थ स्थल है माना जाता है, वहाँ के लिए रवाना किया गया। अंतिम इच्छा के बटुकेश्वर ने यही मांगा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण जी से उन्हें अपने अभिन्न संधि भगत के पास पहुंचा दिया जाए। सारे पठन पाठन, सारी परिकल्पनाओं को साकार करने की चेष्टा, जेल जीवन, भूख हड़ताल, इन सब साथ साथ बिताने के बाद बटुकेश्वर के मन में ये खेद रह गया था कि तीनों को फांसी की सजा होने से ये अकेले पड़ गए। मिलने की तमन्ना लेकर तड़पते रहे जीवन भर, यातनाएं सहते रहे और अंततः मरणोपरांत पंजाब सरकार के सौजन्य से उनकी ये इच्छा पूरी हुई। हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जो भगत सिंह और दत्त ने सर्वप्रथम संसद के परिसर में लगाया था, गूंज रहा था। बटुकेश्वर दत्त हमें अलविदा कहकर चले गए, लेकिन कई सवाल छोड़ गए। सवाल यही कि क्यों हम अपने नायकों को जीते जी उन्हें उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाते और अपने हिस्से के दायित्व की इतिश्री सिर्फ मरने के बाद 2-4 शब्द कहकर मान लेते हैं, या फिर कैमरों के सामने फूलों का हाथ चढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी को हम पूरी मान लेते हैं।